Hello everyone, welcome back to this channel. I hope you all are fine. So, previous वीडियो में हम देखे थे बायोडाइवर्सिटी के बारे में एंड कुछ कॉजेस ऑफ लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी के बारे में. ठीक है कि बायोडाइवर्सिटी क्या है, डेफिनेशन क्या है, वो क्या काम करता है और वो लॉस होने के लिए क्या क्या रीज़न उसे चाहिए, मतलब कैसे वो लॉस होता है, उनके बारे में हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं ऑलरेडी. ठीक है. नाउ अब हम इस वीडियो में देखेंगे कॉजेस ऑफ डिफॉरेस्टेशन. डिफॉरेस्टेशन का मतलब पहले समझ लेते हैं. डिफॉरेस्टेशन इज कटिंग डाउन ए लार्ज नंबर ऑफ ट्रीज एंड क्लियरिंग आउट फॉरेस्ट एरियाज. तो डिफॉरेस्टेशन मतलब क्या है? अगर लार्ज नंबर ऑफ ट्री को अगर हम कट करेंगे, फॉरेस्ट एरिया में से कट करेंगे और उसे क्लियर करेंगे तो वो है डिफॉरेस्टेशन. तो बेसिकली डिफॉरेस्टेशन मतलब है ट्रीज को काटना. ठीक है. तो कुछ रीज़न ऐसे तो होगा ही, ऐसे बिना रीज़न के तो हम कुछ काम करते ही नहीं है. तो डिफॉरेस्टेशन के लिए मतलब कि ट्रीज़ को काटने के लिए भी कुछ हमारे पास रीज़न होगा, इसीलिए हम ट्रीज़ को काट रहे हैं. ठीक है. तो क्या क्या रीज़न है या फिर क्या क्या कॉजेस है डिफॉरेस्टेशन के लिए, उनके बारे में थोड़ा सा हम जानेंगे. ये मैं कुछ पॉइंट में बता रही हूँ और धीरे धीरे करके उन्हें छोटे मोटे करके एक्सप्लेनेशन भी कर दूंगी. तो पहला है एग्रीकल्चर. एग्रीकल्चर एक फार्मर अपने लिए एंड पैसों के लिए एग्रीकल्चर करके ही जिएगा एंड एग्रीकल्चर के लिए ट्रीज़ को काटना ही पड़ेगा. ठीक है. खुद खाएगा और बेचेगा, पैसा आएगा, इसके लिए एग्रीकल्चर की ज़रूरत होती ही है. देन नेक्स्ट पॉइंट पे है पॉपुलेशन ग्रोथ. पॉपुलेशन इतना बढ़ जा रहा है कि इसीलिए जितने लोग उतने घर चाहिए एंड जितने लोग उतने उनके लिए खाना भी चाहिए, एग्रीकल्चर भी करना चाहिए. तो पॉपुलेशन के लिए ट्रीज़ को फिर से काटना पड़ा. एक्चुअली मेन जो पॉपुलेशन ही सबसे बड़ा रीज़न है डिफॉरेस्टेशन में. ठीक है. पॉपुलेशन के लिए ही इतना सब कुछ हो रहा है. द नेक्स्ट रीज़न जो है ऑर्बनाइजेशन. ऑर्बनाइजेशन क्या होता है? अब पॉपुलेशन है तो विलेज एरिया में भी टाउन एरिया जैसा लग रहा है. विलेज एरिया भी, विलेज में जितने पेड़ नहीं है उससे डबल घर है. तो पक्का रोड भी है विलेज एरिया में. तो विलेज एरिया भी अर्बनाइजेशन अर्बन एरिया की तरह ही लगने लगा है. ठीक है. एंड अर्बन एरिया तो वैसे भी पहले से ही ज़्यादा ग्रो हो चुका है. टाउनशिप एरिया में घर ही सिर्फ देखने को मिलेगा, इंडस्ट्री देखने को मिलेगा, लेकिन कोई एक पेड़ देखने को नहीं मिलेगा. द नेक्स्ट पॉइंट है ड्रॉट. ए लॉन्ग पीरियड विदाउट रेन. बहुत टाइम तक अगर बारिश नहीं होगा तो मिट्टी सूख जाएगी एंड धीरे धीरे करके ट्रीज भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा बिना पानी के, और बिना पानी के हम न्यू ट्रीज भी नहीं लगा पाएंगे. ठीक है. ये है ड्रॉट. देन नेक्स्ट पॉइंट है ओवरग्रासिंग. जीने के लिए फार्मर सिर्फ क्रॉप्स ही नहीं करते, डोमेस्टिक एनिमल्स को भी पालते हैं और उनको बाहर का ग्रास खिलाते रहते हैं. अगर बार बार एक ही जगह से एनिमल्स जो घास खाएंगे तो उस एरिया में घास उगेगा ही नहीं. अगर जितना उगेगा वो उतना वो खा लेंगे, तो ग्रास कहाँ से आएगा? तो ये है तुम्हारा ओवर ग्राजिंग. ग्राजिंग करो कोई बात नहीं, लेकिन ओवर हो जाएगा तो वहाँ से जितना भी ग्रास होगा या फिर छोटे मोटे पौधे होंगे वो भी चले जाएंगे. द नेक्स्ट है सॉइल एरोजन. सॉइल एरोजन मतलब क्या है? मिट्टी का डिस्ट्रॉय हो जाना. तो सॉइल एरोजन के पीछे बहुत सारे रीजन हैं, जैसे कि हो गया ओवरग्राजिंग, ये तो पहला रीजन है. ठीक है. हेवी रेन्स, अगर ज़्यादा पानी आएगा तो बहा कर ले जाएगा सॉइल को. हेवी विंड, ज़्यादा तेजी से हवा आएगा तो भी बहा कर ले जाएगा विंड को. अगर ऐसे कुछ ना कुछ वे में सॉइल रहेगा ही नहीं तो ट्री कहाँ पे बढ़ेगा? ठीक है. तो ट्री यहाँ पे भी नहीं बढ़ सकता. द नेक्स्ट पॉइंट है नेचुरल कॉजेस, जैसे कि फ्लोड्स, ड्रॉट्स, फॉरेस्ट फायर. कभी कभी फ्लोड आता है तो बहा कर ले जाता है सॉइल को. तो सॉइल नहीं होगा तो पेड़ पौधे भी वहाँ पे नहीं उग पाएंगे. देन ड्रॉट पता चल गया है हमें पहले से ही. फॉरेस्ट में कभी कभी अचानक से आग लग जाता है, फायर्स लग जाते हैं, तो उनके वजह से भी फॉरेस्ट डिस्ट्रॉय हो जाता है. ठीक है. द नेक्स्ट पॉइंट है माइनिंग. माइनिंग मतलब कि जो इंडस्ट्री वाले होते हैं माइनिंग के लिए होते हैं, और इंफ्रास्ट्रक्चर है डेवलपमेंट के लिए. तो माइनिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर में
लैंड की ज़रूरत होती है, जिस जगह पे वो इंडस्ट्री बिठाते हैं, मतलब बनाते हैं, ठीक है। तो लैंड के लिए हमें प्रॉपर पेड़ को काटना पड़ेगा, देन एक जगह निकालना पड़ेगा माइनिंग एरिया के लिए, ठीक है। तो इसके वजह से भी क्रॉप को, मतलब कि इसके वजह से भी हमें डिफोरेस्टेशन करना पड़ता है। देन लास्ट पॉइंट है यूजिंग वुड एज फ्यूल एंड फर्नीचर। अगर हम फ्यूल के लिए वुड को यूज़ करेंगे तो वुड के लिए हमें फॉरेस्ट को काटना पड़ेगा। देन फर्नीचर, हम बेड बनाते हैं, चेयर बनाते हैं, वुड के जितने भी थिंग्स होते हैं उन्हें सब बनाते हैं फर्नीचर के अकॉर्डिंगली। तो जितना ज़्यादा हम खर्चा करेंगे, जितना ज़्यादा हम वुड को खर्चा करेंगे, उतना ज़्यादा हम पेड़ भी काटेंगे। तो ये रीज़न है डिफोरेस्टेशन में। देन नेक्स्ट हम देखेंगे कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डिफोरेस्टेशन। डिफोरेस्टेशन होने से क्या क्या नतीजा हो सकता है, इनके बारे में थोड़े से पॉइंट्स जानेंगे। पहला है सॉइल एरोजन। सॉइल एरोजन डिफोरेस्टेशन होने के वजह से ही होता है, क्योंकि अगर हम सारा का सारा पेड़ काट देंगे तो सॉइल तो एरोजन हो जाएगा, ठीक है, सॉइल डिस्ट्रॉय हो जाएगा। देन नेक्स्ट है लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। अगर हम सब कुछ पेड़ काट देंगे, फॉरेस्ट को ही हटा देंगे, तो उनका हैबिटेट चेंज हो जाएगा, जो प्लांट्स, एनिमल्स कुछ भी नहीं रहेंगे, तो बायोडाइवर्सिटी में लॉस हो जाएगा। देन नेक्स्ट है फ्लोड्स एंड ड्रॉट्स। कम पानी होने की वजह से डिफोरेस्टेशन हो सकता है, और ज़्यादा पानी होने की वजह से भी सारा का सारा पानी में जितने भी प्लांट्स हैं वो भी चले जा सकते हैं फ्लोड्स में। देन क्लाइमेट चेंज भी हो सकता है ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्लाइमेट भी चेंज हो सकता है। देन नेक्स्ट पॉइंट है, लास्ट है डिस्ट्रप्शन ऑफ वाटर साइकिल। वाटर साइकिल भी चेंज हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। अगर हम पेड़ पौधे काट देंगे तो वाटर साइकिल के लिए कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। अगर पेड़ पौधे काट कर हम पूरी तरह से जंगल ही मिटा देंगे तो पानी कहाँ से आएगा। तो ये कुछ नतीजे हैं डिफोरेस्टेशन के लिए। सो आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय।